हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक फिर से नई वीडियो में। हम ये आज जो है विलियन जो हमारा चैप्टर चला था उसका पार्ट 4 होगा और लास्ट पार्ट आज एक क्विक रिवीजन एनसीईआरटी चला है। इसमें हमारा टॉपिक जो अभी रहा है प्रासरण एवं प्रासरण दाब, जो हमारी अंतिम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या अणुसंख्यिक गुणधर्म है। प्रासरण एवं प्रासरण दाब किसे कहते हैं? प्रासरण किसे कहेंगे भैया? प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अर्धपारगम्य झिल्ली से आपके क्या करेंगे, जो विलयन में विलायक के कण होंगे वो तो पार कर जाएंगे पर विलेय के कण पार नहीं कर पाएंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। ठीक हो गया। प्रासरण को एक हम सामान्य भाषा में समझें, जहाँ पर आपके क्या होंगे, विलायक के जो अणु होंगे अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले क्षेत्र से कहाँ चले जाएंगे, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करेंगे, स्वतः प्रभावित होते रहते हैं। यहाँ पर स्वतः चलने वाली एक क्या ये प्रक्रिया है, डिफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक हो गया। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर लिखा भी गया है देखो, सेमी अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको हम बोलते हैं। इससे केवल किसके कण जाएंगे भैया, जो आपके लिखा है ना, यहाँ पर लिखा विलायक के कण जाएंगे, केवल विलेय के कणों को क्या कर देता है, पार नहीं जाने देता है। ये किसका काम है? अर्धपारगम्य झिल्ली का यह काम हो जाएगा। ठीक है। प्रासरण किसे कहते हैं? आप साधारण सी भाषा में लिख सकते हो, यह वह प्रक्रिया है जिसमें है यह क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से किसी विलयन से विलायक के कण तो क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, विलेय के कण पार नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक हो गया। अब एक वर्ड और आ रहा है, प्रासरण दाब। प्रासरण दाब क्या होगा भैया? जो आपकी प्रासरण की प्रक्रिया हो रही होगी, उस प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो उस पर क्या लगाया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा, जो दाब लगाया जाएगा, उसी को ही क्या कहेंगे हम? प्रासरण दाब कहेंगे। प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाए गए दाब को ही क्या कहते हैं हम? प्रासरण दाब कहते हैं। देखो यहाँ पर आया है प्रासरण दाब, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर विलयन है, यहाँ पर विलायक है। ये विलायक क्या कर रहा है भैया? अब देखो एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, प्रेशर लगाना कहाँ है, दाब डालना कहाँ पर, वेट रखना कहाँ पर है। ठीक है। यहाँ से क्या करें, विलायक के कण इधर से इधर की ओर जा रहे हैं। देखो इधर से इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसकी ओर को गमन कर रहे हैं, इससे गमन कर रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं। इसको रोकना है आपने, तो आपको दाब कहाँ पर लगाना पड़ेगा? इस विलयन पर लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको क्या रखने पड़ेंगे? वेट रखने पड़ेंगे। इस तरह से वेट रख दोगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये विलायक के कण इधर को नहीं आ सकेंगे। यही प्रासरण दाब, इसी को कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है यहाँ से, प्रासरण किसे कहते हैं, प्रासरण दाब को समझाइए। एक अभी एक शब्द यहाँ से और आ जाता है, मैं और आगे बढ़ता हूँ। अगर प्रासरण की प्रक्रिया होगी तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, पाई बराबर क्या है, CRT। पाई बराबर CRT क्या हो जाएगा? पाई प्रासरण दाब को दिखा रहा है। प्रासरण दाब के लिए आपका जो C है वो सांद्रण है, और T क्या है, तापमान हो जाएगा, R क्या है, गैस नियतांक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रक्रिया को इस तरह से समझेंगे, पाई बराबर CRT के फॉर्मूले से। फिर और आगे बढ़ते हैं। एक आता है इसमें, कहाँ गया, प्रतिलोम प्रासरण दिख रहा है कहीं? प्रतिलोम प्रासरण किसे कहेंगे? कभी एग्जाम में आ जाता है इसमें, प्रतिलोम प्रासरण किसको कहते हैं? एक शब्द यदि पराशरी, इसको भी अभी करते हैं, कहीं में देखना। हाँ ये, चलो पहले इसको समझ लेते हैं भाई। ठीक हो गया। समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं? समप्रासरी विलयन किसको कहेंगे भैया? जब दो विलयनों का क्या होगा, प्रासरण दाब क्या होगा, समान होगा, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? समप्रासरी। प्रासरण दाब समान होगा। दो विलयन आपने ले रखे हैं, एक यहाँ पर है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी रहेगी, दूसरे की यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी। जितना दाब यहाँ पर लगाना होगा उतना दाब आप इस वाले पर भी लगाएंगे। तो ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं आप? समप्रासरी विलयन कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा वर्ड आ रहा है यहाँ पर,
कि अति प्रासरी विलयन, हाइपरटोनिक जिसको बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक विलयन से किसे कहेंगे? जैसे आपने कोई चीज़ क्या है कि जिसमें से उसका जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये इस तरह से बाहर। जैसे कहते हैं ना, आप अंडे को, छिले हुए अंडे को अगर आप कहाँ रखेंगे, जल में रखेंगे, तो जल में रखने पर इसका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, इसके अंदर से जल बाहर निकल जाएगा। किस जल में रखने पर? नमक के जल में रखने पर। ठीक हो गया। अल्प प्रासरी विलयन, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका किशमिश होता है ना, किशमिश आपने देखा रखा होगा, किशमिश को आप क्या रखेंगे, पानी पर रखते हैं तो किशमिश क्या हो जाता है, फूलने लग जाता है। इस प्रक्रिया को अति प्रासरी कहेंगे, यानी कि उसके अंदर जल चला जा रहा है। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ से जल क्या चले जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा और यह फूलने लग जाएगा। यह प्रक्रिया, सब प्रक्रियाएं क्या हैं आपकी, प्रासरण की प्रक्रियाएं हैं। एक वर्ड और आता है, प्रतिलोम प्रासरण एवं जल शोधन। बहुत आसान सा है, प्रतिलोम प्रासरण एवं जल शोधन क्या है भैया? प्रतिलोम प्रासरण, उल्टा प्रासरण का उल्टा, जो प्रासरण हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था भैया, इस तरह से पढ़ा था ना, देखा ना हमने कि विलायक कहाँ जा रहा था, विलयन की ओर जा रहा था। ठीक है, अब इसमें उल्टा हो जाएगा, जो विलेय भी होंगे वो भी इस विलायक की ओर आने लग जाएंगे। तो यही क्या है, आपका प्रतिलोम परासरण है। अर्धपारगम्य झिल्ली से आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ये उल्टी प्रक्रिया चलने लग जाएगी। इसी को ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है आपका, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? ठीक है, परासरण की प्रक्रिया को विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसको ही प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए फिर वही प्रोसेस लगानी है, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक अगला टर्म आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जो मोलर द्रव्यमान आपने प्रिडिक्ट किया था उससे एक अलग प्रकार के द्रव्यमान का मिलना। जैसे मैं आपको साधारण सी बात है मैं बताऊंगा, जैसे आपने NaCl बोला, अब NaCl के कितने मोल हैं भैया, यहाँ पर 1 मोल है, मतलब इनकी संख्या 1 है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो तोड़ने पर ये क्या बन जाएगा भाई, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पर 2 अलग अलग मोलों की संख्या होगी। यानी कि जब आपका कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उस दौरान क्या होगा, या तो उसका जो आपके परमाणु अणु या आयन आपने जो ले रखे हैं तो उनका क्या होगा, या तो वियोजन होगा या उनका संगठन होगा। तो अगर वियोजन हो रहा है तो संख्या में वृद्धि हो जा रही है, समझ में आ रही नहीं। संगठन होगा तो उसका क्या बढ़ेगा, द्रव्यमान उसका जो आपने ले रखी है वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ये तमाम सारी चीज़ें ही आपकी क्या कहलाएंगी, असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि उसके मोलों की संख्या में वृद्धि होना। ठीक है, 1 सेकंड में इसको और कंप्लीटली कर। देखो प्यारे बच्चों, ये है परिभाषा, मैंने इस तरह से अभी ले रखा। असामान्य मोलर द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान मतलब वह मोलर द्रव्यमान जो किसी विलयन में विलेय के वियोजन या संगठन के कारण उसके सैद्धांतिक और मोलर द्रव्यमान से अलग आता है। मतलब ले कुछ रखा है, सैद्धांतिक कुछ और होगा और एक्चुअल में आपको मिलेगा कुछ और। वो जैसे अभी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, आनुषंगिक गुणधर्मों में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखो मैंने जो एग्जांपल आपको समझाया, NaCl किस में टूटा, Na पॉजिटिव Cl वियोजन हुआ, विलेय के कण टूटकर अधिक आयन बनाते हैं। अधिक आयन बिल्कुल बना रहे हैं भैया। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, असामान्य मोलर द्रव्यमान। माना कुछ और था सैद्धांतिक और दिखा कुछ आपको कुछ और रहा। असामान्य मोलर द्रव्यमान ये हो गया। इससे एक आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान की व्याख्या करने के लिए एक वान हॉफ गुणांक आता है। ये है वान हॉफ गुणांक, और यहाँ से एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा ही जाता है। मोस्टली इस चीज़ को पूछा गया है कि क्या होता है। तो इसको कैसे समझेंगे भैया, देखो वान हॉफ गुणांक ये है। ठीक है, गुणा क्या, गुणांक जिसको आप कहते हैं, इसको I से डिनोटेट करें हैं। सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टे असामान्य मोलर द्रव्यमान।
सामान्य मोलर द्रव्यमान मतलब जो सैद्धांतिक आपने लिया था, जब हमने प्रायोगिक किया, जब हमने अभिक्रियाएं कराई तो उस दौरान हमको क्या मिला उसकी व्याख्या करने के लिए क्या हो जाएगा आपका वॉन टू हॉफ गुणांक आ जाएगा। जैसे आपको इसमें पूछा जाता है, एक प्रश्न मैं आपका लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कहीं दिया होगा लास्ट में, नहीं दे रखा है, ये देखो यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर दे रखा है। जैसे ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, इनको हम समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है NaCl। अब NaCl आपको दिख कितना रहा, एक दिख रहा है। KCl कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। MgSO4 एक दिख रहा है। K2SO4 भी एक दिख रहा है। अब इसको वॉन टू हॉफ गुणांक अगर हम निकालेंगे तो इसको समझाता हूँ मैं पहले। देखो इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा, तोड़ूंगा, तो तोड़ने से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस SO4 कितना 2 नेगेटिव। अब आपको कितने मोल दिख रहे हैं भैया, 2 इसके दिख रहे हैं, 1 इसके दिख रहे हैं, तो इसके लिए वॉन टू हॉफ गुणांक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके लिए 2 आ रहे हैं यहाँ पर। KCl इसके लिए भी 2 आएंगे, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आ जाएगा। NaCl के लिए Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न के लिए वॉन टू हॉफ गुणांक क्या होगा, या दे दिया आपके पास H2SO4 ही दे दिया। H2SO4 के लिए वॉन टू हॉफ गुणांक की गणना कीजिए, तो क्या हो जाएगा उसके लिए H2SO4, इसको ब्रेक कीजिए, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा वॉन टू हॉफ गुणांक। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।